हाँ तो बच्चों, जैसे हम मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे थे, उसी का आज एक टॉपिक है। हमने लास्ट लेक्चर में आयन सीखे थे, आयनिक कंपाउंड सीखा था, कोवेलेंट बॉन्ड सीखा था। तो कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि Na+ आयन था, Cl- आयन था, दोनों मिलके NaCl कंपाउंड जो बन रहा है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एक बाकी रह गया था, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड तो पता है, ठीक है, कि एक से ज्यादा अगर एटम से कोई अगर मॉलिक्यूल बन रहा है उसको कंपाउंड बोलेंगे। आयनिक का मतलब है वो जो कंपाउंड के अंदर जो एटम्स है वो आयनिक फॉर्म में होंगे, या फिर आयन हो पहले हो और फिर एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो और उसके बाद कंपाउंड बने हो, तो उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो उसमें उनकी प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टीज है कि वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। वो जो नेचर में सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि NaCl हो गया, या फिर पोटेशियम आयोडाइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, कुछ कोई भी ले लियो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये सब सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरा ये है कि हमको पता है आयोनिक फॉर्म में एक Na+ था, एक Cl- था। ठीक है, दोनों ने कंपनी बॉन्ड बनाया था, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था। तो दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि दोनों के जो बॉन्ड है वो आयन की वजह से, यानी चार्ज की वजह से बनाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से। तो उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड है वो हार्ड कंपाउंड है, बट ब्रेकेबल है। अब ये क्या बात होगी, हार्ड है पर ब्रेकेबल है? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए सोडियम, हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, तो सोडियम और क्लोराइड को तोड़ पाना हार्ड है, यानी कि सोडियम और क्लोराइड के बीच का जो बॉन्ड है वो तोड़ना हार्ड है। बट ये सोडियम क्लोराइड का अलग मॉलिक्यूल है, ये सोडियम क्लोराइड का अलग मॉलिक्यूल है, इन दोनों को तोड़ना इजी है। तो ब्रेकेबल मीन्स के दो अलग अलग सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना इजी है। अगर एक सोडियम क्लोराइड का मेरे पास एक पत्थर है तो उसको तोड़ना इजी हो जाएगा, बट उसके अंदर रहे जो हमारे पास बॉन्ड है सोडियम और क्लोराइड के बीच में, वो तोड़ पाना हार्ड है। फिर ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होंगे, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे वो ना पिघलेंगे ना ही गैस बनना तो बहुत दूर की बात है, मेल्टिंग पॉइंट ही उनके बहुत ज्यादा हाई होते हैं, उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना जाता है, तब जाके वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं। ठीक है। अब दूसरी एक आती है सोल्यूबिलिटी। ये बहुत ज्यादा जल्दी पानी के अंदर घुल जाते हैं, हमको पता ही है, हम नमक डालते हैं पानी के अंदर तो कैसे घुल जाता है। ठीक है, तो सोल्यूबल इन वाटर। ठीक, और लास्ट है कंडक्टिविटी। तो इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करी गई है। तो नॉर्मली अगर हम एक सॉलिड ले कोई भी आयोनिक कंपाउंड का, मान लीजिए कोई भी हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, या फिर Al2O3 ले लिया, या फिर आयन का कोई भी ले लिया, तो आयन तो नहीं ले सकते ना, आयन में तो मतलब आयनिक कंपाउंड ले सकते हैं, आयरन का टुकड़ा नहीं ले सकते। पर आयरन का कोई कंपाउंड ले लिया, जैसे Fe2O3, वो एक आयनिक कंपाउंड है, वो ले लिया, तो अगर सिर्फ Fe2O3 है उसमें प्रेजेंट, तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का बैड कंडक्टर है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का मैंने एक टुकड़ा ले लिया, मैंने एक पत्थर ले लिया जो सिर्फ सोडियम क्लोराइड का बना हुआ है, कुछ उसमें इम्प्योरिटीज नहीं है, कोई उसमें दूसरी चीज नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का बैड कंडक्टर है। बट उसी सोडियम क्लोराइड के पत्थर को मैंने पिघला दिया, मैंने उसको लिक्विड फॉर्म में बना दिया, या फिर पानी में मैंने मिला दिया, तो फिर क्या हो जाता है कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो अलग पड़ जाता है, वो टूट जाता है। तो उसमें Na+ और Cl- दोनों अलग हो जाते, दोनों चार्ज अलग हो जाते। और हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या कवर होता है, क्या फिर ट्रैवलिंग क्या करते हैं, चार्ज ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पे चार्ज ट्रैवल करेंगे। तो जब हम उनको पानी में घोलते हैं NaCl हो गया, फिर किसी भी आयनिक कंपाउंड को पानी में घोलते हैं, तभी भी इसके जो चार आयनिक है, आयंस है, वो डिश अलग हो जाते, उसके टुकड़े हो जाते हैं, या फिर उसको हम मेल्ट करते हैं, पिघलाते, लिक्विड फॉर्म में लाते, तभी भी ये सोडियम और क्लोराइड के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये
मेल्ट या फिर विथ वाटर ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर के गुड कंडक्टर बन जाते हैं जब उनको मेल्ट किया जाता है तब। तो ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेटल्स को नेचर में से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो हमको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है मेटल्स में से। उसमें जो सबसे नीचे है, जैसे हमारा गोल्ड है, प्लेटिनम है, वो हमारे नेचर में बिना किसी के साथ रिएक्शन फॉर्म में या प्योरिटी के साथ मिलते हैं। मतलब उनको माइन कर, जब हम उनकी माइनिंग होती है, माइन करने के बाद उनको ज्यादा प्योरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। वो किसी और अशुद्धि के साथ या किसी और सॉल्ट के साथ मिले हुए नहीं होते, वो प्योर फॉर्म में होते हैं। तो हमारा जो एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसमें प्लेटिनम और गोल्ड जो है, कभी कभी सिल्वर भी हमको प्योर फॉर्म में मिलता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड मेटल में प्लेटिनम, गोल्ड और कभी कभी सिल्वर भी हमको प्योर फॉर्म में निकल जाता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में उनका ज्यादा कुछ रोल होता नहीं है। वो उनकी माइनिंग की माइंस होती है, उसमें से निकाला और प्योर फॉर्म में मिल गया। बट बाकी के जो मेटल्स है, जैसे सोडियम हो गया, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करके रिएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारा सोडियम सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में होता है। फिर एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके उसका एक हमको अशुद्धि मिलती है। तो क्या होता है, हमको मिलता है मिनरल्स। पहले तो समझ लेते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, हमको ये जो सारे मेटल्स जो होते हैं, वो जिस फॉर्म में नेचर में से मिल रहे हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल्स नॉर्मली। कि ऐसे कोई नेचुरल मटेरियल, ऐसे कोई नेचुरल कंपाउंड्स के जिसमें से हमको मेटल मिल सकता है। जैसे नाम अगर एग्जांपल दे तो NaCl नेचुरल फॉर्म में हमको मिलता है। Al2O3, ठीक है, ये भी नेचुरल फॉर्म में मिलता है। Fe2O3, Fe3O4, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, बहुत सारे एग्जांपल है जो मिनरल्स फॉर्म में हमको मिलते हैं। ठीक है, अब इसी मिनरल्स फॉर्म में से हमें ये जो हमारे मेटल्स है, इसको प्योर फॉर्म में लाना होता है कि प्योर फॉर्म में हमको मेटल चाहिए बस। ठीक है, तो इस मिनरल्स में बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स होते हैं। ये एक तो होता नहीं है कि सोडियम क्लोराइड हो गया, फिर सोडियम सल्फाइड हो गया, ठीक है, सोडियम आयोडाइड हो गया, ये सब बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। बट मिनरल्स और दूसरा वर्ड आता है और क्या होता है, और एक टाइप के मिनरल्स ही होते हैं। बट कैसे मिनरल्स होते हैं कि जिसको एक्सट्रैक्ट करना, जिसमें से हमको मेटल बाहर निकालना इजी पड़े। मान लीजिए ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में से सोडियम निकालने में हमको 10 दिन लग रहे हैं, और सोडियम सल्फाइड में से सोडियम निकालने में हमको 50 दिन लग रहे हैं। तो कौन सा इजी पड़ रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो हम सोडियम क्लोराइड को और की तरह यूज करेंगे, ना कि सोडियम सल्फाइड को। या पैसे की भी बात करें कि इसमें ज्यादा खर्चा लग रहा है, इसमें कम खर्चा लग रहा है, तो हम सोडियम क्लोराइड को ही और की तरह यूज करेंगे। तो इसको ही सोडियम का और कहा जाएगा, इसको और नहीं कहा जाएगा। ये मिनरल्स है, मिनरल्स के लिस्ट में आएगा बट और की लिस्ट में नहीं आएगा। देखते हैं ऐसे कौन कौन से और है। ठीक है, जैसे हमारा जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ये खुद और ये है Al2O3, जिसको हम कहते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट यानी Al2O3। ठीक है, Fe जो है आयरन है, आयरन के बहुत सारे हमको और मिलते हैं। एक आता है मैंगेमाइट, मैंगेनेटाइट, मैंगेनेटाइट, Fe3O4। ठीक है, दूसरा एक आ जाता है हमारा हेमेटाइट, Fe2O3। ऐसे सोडियम का आ जाता है बोरेक्स। सोडियम का जो और होता है उसको हम कहते हैं बोरेक्स। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास बोरॉन और ऑक्सीजन की अशुद्धि होती है जो हमको निकालनी होती है। तो ये हमारे और होते हैं। ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ, अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की अगर बात करें, तो उसको
मेनली 3 स्टेप्स में किया जाता है कि पहले और को निकालना, कि हमारे पास और तो शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, उसमें धूल मिट्टी रेती या फिर किसी और डस्ट उसके साथ जो है वो नहीं होनी चाहिए, एकदम प्योर फॉर्म में और होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ और। ठीक है, कि क्या होता है कि हमने खुदाई की, कहीं से हमने और निकाला, मान लीजिए कि हम सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम का और होता है बोरेक्स, हमने बोरेक्स निकाला, तो बोरेक्स के साथ क्या होता है, अलग अलग दूसरी अशुद्धि होती है, जैसे बोरेक्स के साथ मानो कि ये आयरन का और भी साथ में निकल आया, तो दोनों को सेपरेट करना, या फिर धूल मिट्टी है, रेती है, डस्ट है, उनको निकालना, उस वो पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। और इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में जो अशुद्धि निकलती है उसको कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। मोहल्ले में नहीं होती गैंग, जिसको दूर रख, अपने बच्चे को वो गैंग से दूर रखना पड़ता है ताकि अपना बच्चा अच्छा रहे, प्योर रहे, तो इसमें भी ऐसा ही, और को शुद्ध प्योर रखने के लिए हमको गैंग को दूर करना पड़ता है। गैंग यानी कि अशुद्धि, जो डस्ट वाली चीज है, जो गंदी चीज है, डर्टी चीज है, जो हमको चाहिए नहीं है हमारे एक सेक्शन ऑफ मेटल के लिए। मान लीजिए एक सेक्शन ऑफ सोडियम है, तो हमें को एल्यूमिनियम या आयरन का और नहीं चाहिए, हमको किसी और मेटल का और नहीं चाहिए, हमको सोडियम का ही और चाहिए। और उसमें भी हमको वही और चाहिए जो हमको अभी नीडेबल है। अगर मान लीजिए कि हम आयरन का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में बहुत सारे हमको हमारे पास और है, हमें Fe2O3 चाहिए, तो हमको Fe2O3 वाला ही और का कंसंट्रेशन चाहिए। Fe3O4 वहां पे आएगा तो नहीं चलेगा। पर कितना भी कर ले थोड़ा बहुत तो आ ही जाती है शुद्धि। तो उसके लिए हम दूसरे स्टेप में जाएंगे। दूसरे स्टेप में हमारा जो एक्सट्रैक्शन है का मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहला पार्ट जो है वो होता है हाईली सेंसिटिव या हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए, मतलब हाई रिएक्टिव, ये मीडियम रिएक्टिव और एकदम लो रिएक्टिव। हमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, उसमें यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो है, एल्यूमिनियम, इनके लिए अलग प्रोसेस है। मीडियम रिएक्टिविटी यानी कि आयरन हो गया, लेड हो गया, फिर अपना कैल्शियम तो इधर आएगा, ठीक है, और जिंक हो गया, ये सब मीडियम रेंज में आएगा। लो में कौन आएगा? मर्क्यूरी है, कॉपर है और सिल्वर भी। सिल्वर भी हमको कभी कभी इम्प्योर फॉर्म में मिलता है, तो उसको भी प्योर फॉर्म में लाने के लिए हमको ये स्टेप से आगे जाना पड़ता है। अब जो एकदम लो है, रिएक्टिविटी एकदम लो है, वो क्या करता है कि बहुत कम रिएक्टिव करते हैं किसी के साथ, तो इनके जो ओर है वो मोस्ट ऑफली सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, मतलब HgS, CuS, सिल्वर सल्फाइड, ऐसे फॉर्म में होते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका सबसे पहला स्टेप आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब किसी की बेइज्जती करना नहीं, जो यूट्यूबर्स करते हैं वो रोस्टिंग नहीं। रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में इनके जो सल्फाइड है, जैसे कि कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड का ऑक्सीजन के साथ हीटअप किया जाता है ताकि हमको कॉपर का जो है वो ऑक्सीजन फॉर्म मिले। तो एक रिएक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। ये मर्क्यूरी सल्फाइड है, इसका हमने करा दिया रोस्टिंग। बहुत ज्यादा हीट अप करने के बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना होता पड़ता है, तब मर्क्यूरी ऑक्साइड मिलता है और SO2 रिलीज होता है, ठीक है। अब हमको मर्क्यूरी ऑक्साइड मिल गया। अब मर्क्यूरी ऑक्साइड मिल गया तो अब इसको करना पड़ता है रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे करेंगे, नॉर्मली इसको हीट कर देंगे, रिडक्शन करने के लिए इसको गर्म कर देंगे, तो हमको मर्क्यूरी अलग मिल जाएगा प्लस ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पे मर्क्यूरी एक फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। रोस्टिंग समझ आया कि ऑक्सीजन के साथ गर्म करें, मतलब ओपन एयर में उसको गर्म करें तो वो ऑक्साइड फॉर्म में होता है, और ऑक्साइड के बाद यहाँ पे हम रिडक्शन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल मिल जाएगा।
टोटली प्योर नहीं मिलेगा, ये पर थर्ड स्टेप भी है बाकी, ये कंस्ट्रक्शन, ये फिर प्योर फॉर्म ऑफ मेटल और फिर टोटली प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। ठीक है, अब जो मिडल वाले हैं, जो मिडल रिएक्टिव है, उनका क्या होता है, वो दो स्टेप में डिवाइड होते हैं। एक वो जो सल्फाइड होते हैं और एक कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं। सल्फाइड फॉर्म में उनके लिए सेम प्रोसेस, सल्फाइड में जब कहा सल्फाइड के नीचे हो जाएगी उनकी रोस्टिंग, रोस्टिंग के बाद हो जाएगा रिडक्शन और प्योर फॉर्म। पर जो कार्बोनेट फॉर्म में उनका पहले करना पड़ेगा कैंसिलेशन, कैल्सिनेशन, सॉरी। कैल्सिनेशन में क्या होगा, कैल्सिनेशन में वो डायरेक्टली ऑक्साइड फॉर्म में बन जाएंगे। रोस्टिंग में क्या करना पड़ता था हमें, ऑक्सीजन के साथ उसको गर्म करना पड़ता था, तब वो ऑक्साइड फॉर्म में बनते थे, फिर हमका रिएक्शन करना पड़ता था। मान लीजिए हमारे पास है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, इसको हम कर देंगे सीधा गर्म, तो सीधा यहाँ पे हमको जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा उसको गर्म करने से ही, यही प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिलेशन। ठीक है, ये कैल्सिलेशन जो प्रोसेस है उसी से हमको मेटल के ऑक्साइड मिल जाएंगे, और मेटल के ऑक्साइड को कार्बन के साथ अगर हम गर्म करें यानी कि रिडक्शन करें तो क्या हो जाएगा, वो कार्बन वहां से ऑक्सीजन लेके उड़ जाएगा और हमारा मेटल प्योर फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन के बाद पता ही है अपने को रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद आ जाएगा अपना प्योर फॉर्म। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है, हाई रिएक्टिव जो हमारे पास मेटल्स आते हैं उनको अगर ऐसे करने जाएंगे रोस्टिंग वगैरह कैल्सिलेशन के साथ गर्म करने से, या फिर जब हम किसी और मटेरियल के साथ अगर रिएक्ट करने जाएंगे तो यहाँ पर तो क्या होगा कि ये सोडियम जो है वो क्लोराइड छोड़ के ऑक्सीजन के साथ चिपक जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, यानी किसी और मेटल के मटेरियल के साथ, नॉन मेटल एटम्स है उसके साथ हम रिएक्ट नहीं करवा सकते। तो इसके लिए इसका जो एक इलाज हमने ढूंढा है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, मान लीजिए ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास सोडियम का और है, सोडियम का और जो होता है, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड हमने लिया है और के तौर पे। सोडियम क्लोराइड को हम गर्म करेंगे फुल एनर्जी के साथ, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ हम उसको गर्म करेंगे ताकि वो मेल्ट हो जाए। अब मेल्ट हो गया, क्यों मेल्ट करना पड़ रहा है, ताकि हमको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। अब उसका जो सॉलिड फॉर्म है वो तो इलेक्ट्रिसिटी पास करा नहीं सकता, उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती नहीं, तो उनको मेल्ट करेंगे। तो कोई बोलेंगे कि इतना टेम्परेचर क्यों देना है, पानी में डाल दो। तो पानी में जब हम डाल के हम उसको गर्म करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तब वो NaOH बनने की भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि सोडियम जो हाईली रिएक्टिव है तो वो पानी के अंदर जो OH फॉर्म है, H2O में OH जो है उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो एक प्रॉब्लम वहां पे भी आ जाती है। तो हम उसकी बजाय क्या करते हैं, सोडियम को गर्म करते हैं, सोडियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, सोडियम का ओर है उसको गर्म करेंगे, या फिर किसी और चीज का, किसी और मेटल है उसके ओर को गर्म करेंगे, और उसमें दो हम रोड डालेंगे, एक एनोड एक कैथोड। एनोड जो होगा, एनोड क्या होगा, पॉजिटिव के साथ जुड़ा होगा, कैथोड क्या होगा, नेगेटिव के साथ जुड़ा होगा। अब दोनों डाला तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर था, और सोडियम अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया, तो क्या होगा, सोडियम जो था वो प्लस आयन हो गया, वो कैथोड के नेगेटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे चिपक जाएगा। यानी हमें जो सोडियम जो है, सोडियम और बाकी के जो मेटल्स होते हैं वो प्लस आयन होते हैं, वो हमेशा कैथोड की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिव आयन है, वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होके वहां पे चिपक के हमको मिल जाएंगे, और वहां से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग फॉर्म में, तीन अलग अलग रिएक्टिविटी के साथ अपने को सोडियम वगैरह अलग अलग मेटल्स मिल जाएंगे। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन, जिंक, मर्क्यूरी, सिल्वर, सब अलग अलग हमारे पास मेटल मिल जाएंगे। और हमारा जो थर्ड स्टेप है, ये पहला स्टेप था कंस्ट्रक्शन ऑफ ओर, सेकेंड स्टेप था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर, और थर्ड स्टेप जो है वो आ जाएगा प्योरिफिकेशन। अब ये जो स्टेप है ये सिर्फ मिडल और लो के लिए ही है, इसके लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि प्योरिफिकेशन में भी हम इलेक्ट्रोलिसिस ही करने वाले हैं।
इन दोनों को इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट नहीं बनाया गया था, इसलिए अब कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। कैसे करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, एक देख लेते, प्योरिफिकेशन का इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होगा, मान लीजिए कॉपर है, तो इसमें से जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ कॉपर जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे, हम यहाँ पे उसको एनोड की तरह यूज करेंगे, और एक दूसरा कोई प्योर कॉपर जो है वो यहाँ पे हम कैथोड की तरह यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लिक्विड भर देंगे, कौन सा, CuSO4, कॉपर सल्फेट का हम यहाँ पे लिक्विड भर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने, ठीक है, अब क्या होगा, यहां से कॉपर रिलीज होगा, ठीक है, अंदर जाएगा, गर्म होगा तो नीचे हम ऐसे, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, प्लस और माइनस, ये प्लस एनोड है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो कॉपर है, जो कॉपर प्लस आयन है, वो क्या होगा, वो रिपल होगा, थोड़ा दूर जाएगा, और यहाँ पे जो कैथोड है वहां पे अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे हमको प्योर कॉपर जो है वो मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्योरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप बोल सकते हो।